वेलकम यू टू स्टडी अड्डा। तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के जनरल पेपर का यूनिट नंबर 3 में 3 एक्ट दिए गए हैं सिलेबस में। पहला है हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम, दूसरा पेशा एक्ट दिया गया है, तीसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दिया गया है, चौथा मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम दिया गया है। तो 1 बाय 1 हम इन्हीं एक्ट को डिस्कस करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार करने के लिए के उद्देश्य से EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अधिनियमित किया गया है। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। अधिनियम एक प्रक्षेत्र अम्ब्रेला कानून है जिसे केंद्र सरकार के लिए पिछले कानूनों के तहत स्थापित विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि जल अधिनियम और वायु अधिनियम। इसका बैकग्राउंड है EPA का अधिनियम जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश में प्रभावी बनाने हेतु किया गया। संवैधानिक प्रावधान EPA को भारत संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया है, जो राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 48 ये निर्देशित करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 51(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। अधिनियम विशेष अधिनियम का विस्तार क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत में लागू है। अधिनियम संख्या 29 भारतीय गणराज्य के 37वें वर्ष अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में 4 अध्याय और 26 धारा हैं। 23 मई 1986 को राजपत्र में प्रकाशित एवं पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। अध्याय नंबर 1 में इसमें प्रारंभिक है। अध्याय नंबर 2 में केंद्र सरकार की शक्तियां हैं। 3 में पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन। 4 में प्रकीर्णन का वर्णन किया गया है। अध्याय 1 प्रारंभिक, इसमें धारा नंबर 1 और 2 है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में दिया गया है। यह संपूर्ण भारत में लागू होगा। यह अधिनियम उस तारीख से प्रभावी होगा जिसे केंद्र सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी। इसके विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग अलग तारीखें तय की जा सकती हैं। परिभाषा धारा नंबर 2 में दी गई है। पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि है और वह अंतर संबंधित है जो जल, वायु और भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच विद्यमान है। पर्यावरण प्रदूषक से ऐसा ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है जो कि सांद्रता में विद्यमान है, जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण से पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अभिप्रेत है। किसी पदार्थ के संबंध में हवालना से ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारणकरण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी ही संक्रिया अभिप्रेत है। परिसंकट में पदार्थ से अभिप्राय ऐसा पदार्थ जो अपने रासायनिक और भौतिक रासायनिक गुणों के या क्या प्रिंट गलत हुआ है क्या? या भौतिक रासायनिक गुणों के कारण मानव, अन्य जीवित प्राणी, पादपों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति या पर्यावरण को अपहानि करते हैं। किसी कारखाने या परिसर के संबंध में अधिष्ठाता से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कारखाने या परिसर के कामकाज पर नियंत्रण है, और किसी पदार्थ के संबंध में ऐसा व्यक्ति इसके अंतर्गत है जिसके कब्जे में वह पदार्थ भी है। विहित से अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अध्याय नंबर 2 में केंद्र सरकार की शक्तियां हैं, जिसमें धारा 3 से लेकर के धारा 6 तक वर्णन किया गया है। धारा 3 केंद्र सरकार की पर्यावरण संरक्षण और सुधार के उपाय की शक्तियां। धारा 3(1) में है केंद्र सरकार की सामान्य शक्ति पर्यावरण संरक्षण और गुणवत्ता सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के लिए आवश्यक समझे गए उपाय कर सकती है। धारा 3(2) के अंतर्गत विशिष्ट शक्तियां हैं।
केंद्र सरकार निम्न कार्य कर सकती है: समन्वय, राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों की पर्यावरण संबंधी कार्रवाई का समन्वय, राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रव्यापी योजना बनाना और कार्यान्वित करना, गुणवत्ता मानक, पर्यावरण की विभिन्न श्रेणियों के लिए गुणवत्ता मानक तय करना, उत्सर्जन मानक, विभिन्न स्रोतों से विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित करना, उद्योग नियंत्रण, कुछ क्षेत्रों में उद्योगों पर प्रतिबंध या नियमन लागू करना, आपातकालीन उपाय, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने और निपटने के लिए प्रक्रियाएं बनाना, हानिकारक पदार्थ, खतरनाक पदार्थों के निपटान के लिए दिशा निर्देश बनाना, औद्योगिक परीक्षण करना, अनुसंधान करना, निरीक्षण करना, परिसर का, संयंत्र का, मशीनरी का, प्रयोगशालाएं स्थापित करना और मान्यता देना, जानकारी संग्रहित करना, दिशा निर्देश देना, अन्य उपाय। धारा 3 सब क्लॉज 3 प्राधिकरणों का गठन। केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा नए प्राधिकरण गठित कर सकता है। इन्हें अधिनियम के तहत शक्तियां दी जा सकती हैं, जिनमें धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति भी शामिल है। ये प्राधिकरण केंद्र सरकार के अधीक्षण व नियंत्रण में कार्य करेंगे। धारा 4 अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां। धारा 3 की उपधारा 3 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्र सरकार आवश्यक प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है तथा उन्हें इस अधिनियम के तहत उचित शक्तियां और कर्तव्य सौंपे जा सकते हैं। ये अधिकारी केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे। यदि आवश्यक हो तो धारा 3 सब क्लॉज 3 के तहत गठित प्राधिकरणों या किसी अन्य अधिकारी के अधीन भी कार्य कर सकते हैं। धारा 5 केंद्र सरकार की दिशा निर्देश देने की शक्ति। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को पर्यावरण संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। ऐसे निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्पष्टीकरण। इस शक्ति में निम्नलिखित शामिल है: किसी उद्योग, प्रक्रिया या गतिविधि को बंद करने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने का आदेश, बिजली, पानी या अन्य सेवाओं की आपूर्ति रोकने या विनियमित करने का आदेश। धारा 5(1) राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अपील करने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति धारा 5 के तहत जारी किसी आदेश से व्यथित है तो वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील कर सकता है। यह अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार होगी। धारा 6 पर्यावरण प्रदूषण के विनियमन के लिए नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा पर्यावरण संरक्षण संबंधित नियम बना सकती है। ये नियम धारा 3 में निर्दिष्ट विषयों के अंतर्गत होंगे। नियमों के विशिष्ट विषय। केंद्र सरकार निम्न विषयों पर नियम बना सकती है: वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता मानक, पर्यावरण प्रदूषकों की अधिकतम सीमा, परिसंकटमय पदार्थों का प्रबंधन, खतरनाक पदार्थों पर प्रतिबंध, उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध, पर्यावरणीय आपदाओं की रोकथाम। धारा अध्याय 3 पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण, उपशमन। इसका वर्णन धारा 7 से लेकर के धारा 17 तक है। धारा 7 उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्सारण न होने देना। उद्योगों, प्रक्रियाओं या अन्य गतिविधियों द्वारा पर्यावरण मानकों से अधिक प्रदूषण का उत्सर्जन या निस्सारण प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति प्रदूषकों का अनाधिकृत रूप से उत्सर्जन नहीं करेगा और न ही किसी अन्य को इसकी अनुमति देगा। परिसंकट में पदार्थों को हथालने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षोपाय का पालन किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति केवल निर्धारित प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों का पालन करने के बाद ही खतरनाक पदार्थों का निपटान करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खतरनाक पदार्थों के निपटान से पर्यावरण को हानि न पहुंचे। धारा 9 कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी का दिया जाना। घटना की रिपोर्टिंग, सरकारी हस्तक्षेप और उपाय, व्यय की वसूली। यदि सरकार द्वारा उपाय किए जाते हैं तो इन कार्यों पर हुआ खर्च जिम्मेदार व्यक्ति से वसूला जाएगा। यह वसूली भू राजस्व बकाया या लोक मांग के रूप में की जा सकेगी, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज भी शामिल होगा। धारा 10 प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। यह प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिकारियों को किसी स्थान पर प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति किसी भी स्थान पर आवश्यक सहायता के साथ प्रवेश कर सकता है। केंद्र सरकार के कृत्यों का पालन सुनिश्चित करना। यह जांचना कि अधिनियम, नियम, आदेश, निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं।
कोई व्यक्ति उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की जांच कर सकता है। किसी ऐसे भवन की तलाशी ली जा सकती है जहां अधिनियम या नियमों का उल्लंघन का संदेह हो। यदि अधिकारी को विश्वास हो कि कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, तो वह संबंधित दस्तावेज या वस्तु जब्त कर सकता है। जब्ती की आवश्यकता तब होती है जब किसी अपराध के साक्ष्य के रूप में काम कर सकता है या पर्यावरण प्रदूषण के निवारण या कमी के लिए आवश्यक हो। कोई व्यक्ति जो उद्योग चलाता है, प्रक्रिया संचालित करता है या खतरनाक पदार्थों को संभालता है, उसे केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारियों को सहायता प्रदान करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण के ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे अपराधी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यों में जानबूझकर देरी करता है या बाधा डालता है तो उसे इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या जम्मू कश्मीर राज्य में समान विधि के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य हो, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 94 के तहत जारी वारंट के आधार पर की जाने वाली तलाशी। धारा 11 नमूना लेने की सख्ती, उसके संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। नमूना लेने की सख्ती पॉइंट 2 उपधारा 2 कहती है कि नमूने के विश्लेषण का परिणाम तब तक विधिक कार्यवाही में प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि उपधारा 3 और 4 के प्रावधान का पालन नहीं किया जाता। पॉइंट 3 है नमूना लेने वाला व्यक्ति। सूचना देना, नमूना लेने वाले को विश्लेषण का इरादा बताने के लिए एक निश्चित प्रारूप में अधिष्ठाता या उसके प्रतिनिधि को सूचना देनी होती है। साक्षी के रूप में मौजूदगी, नमूने को सुरक्षित करना, नमूना भेजना प्रयोगशाला में विशेष परिस्थिति। पॉइंट 4 यदि अधिष्ठाता या उसका प्रतिनिधि जानबूझकर अनुपस्थित रहता है तो नमूना लेने वाला व्यक्ति नमूना सील कर देगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा। यदि अधिष्ठाता या उसका प्रतिनिधि नमूने की सीलिंग और हस्ताक्षर से इनकार करता है तो भी नमूना लेने वाला व्यक्ति इसे सील कर हस्ताक्षर करेगा और इसे प्रयोगशाला में भेजेगा। दोनों ही परिस्थितियों में अधिकारी इसकी लिखित सूचना सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्लेषक को देगा। धारा 12 पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नई पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित कर सकती है। अन्य प्रयोगशाला या संस्थाओं को मान्यता दे सकती है। पर्यावरण प्रयोगशालाओं के संचालन से जुड़े नियम। केंद्र सरकार निम्न विषयों पर नियम बना सकती है। पर्यावरण प्रयोगशाला के कृत्य, नमूनों की जांच प्रक्रिया जिसमें नमूने, हवा, पानी, मिट्टी भेजने की प्रक्रिया, परीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप और शुल्क, अन्य आवश्यक विषय जो प्रयोगशाला को प्रभावी तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाएं। धारा 13 सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति। केंद्र सरकार उन लोगों को सरकारी विश्लेषक नियुक्त या मान्यता दे सकती है जो निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं। ये विश्लेषक किसी भी अधिकृत प्रयोगशाला में भेजे गए जल, वायु, मिट्टी या अन्य पदार्थों के नमूने का विश्लेषण करेंगे। धारा 14 सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट का उपयोग। सरकारी विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट किसी भी कानूनी कार्यवाही में सबूत के रूप में मानी जाएगी और उसमें दिए गए तथ्यों को सही माना जाएगा। धारा 15 नियमों के उल्लंघन पर दंड। यदि कोई इस अधिनियम या इससे जुड़े नियम, आदेश या निर्देशों का पालन नहीं करता या इनका उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है। अगर यह उल्लंघन जारी रहता है तो प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि अपराध पहली सजा के बाद भी 1 साल से अधिक जारी रहता है तो दोषी को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। धारा 16 कंपनियों द्वारा अपराध। यदि कोई कंपनी इस अधिनियम का उल्लंघन करती है तो उस समय कंपनी के संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति या कंपनी दोनों को दोषी माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। यदि कोई व्यक्ति साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ या उसने इसे रोकने की पूरी कोशिश की तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। अगर यह साबित होता है कि अपराध कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति, अनदेखी या लापरवाही से हुआ है तो वह अधिकारी भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। स्पष्टीकरण। कंपनी का मतलब कोई भी पंजीकृत संस्था है जिसमें फर्म या अन्य संगठन शामिल हो सकते हैं। निदेशक का मतलब फर्म के मामले में उसका भागीदारी होना। धारा 17 सरकारी विभागों द्वारा अपराध। यदि कोई सरकारी विभाग इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो
उस विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। यदि विभागाध्यक्ष साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ या उसने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। यदि कोई अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या उपेक्षा के कारण हुआ है, तो वह अधिकारी भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अध्याय 4 प्रकीर्ण धारा 18 से 26। धारा 18 संरक्षण। इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में सद्भाव पूर्वक किए गए कार्यों के लिए सरकार, अधिकारी, कर्मचारी या प्राधिकरण के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। धारा 19 अपराधों का संज्ञान। न्यायालय केवल उन्हीं मामलों को संज्ञान में लेगा जिनका परिवाद ए नंबर केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया हो। दूसरा पॉइंट है किसी व्यक्ति द्वारा जो अपराध की सूचना कम से कम 60 दिन पहले सरकार को दे चुका हो। धारा 20 रिपोर्टिंग एवं जानकारी। केंद्र सरकार विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों या प्राधिकरणों से रिपोर्ट, आंकड़े और जानकारी मांग सकती है, जिसे देना अनिवार्य होगा। धारा 21 लोक सेवक का दर्जा। अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरणों के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएंगे। धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक का दर्जा। धारा 22 में है न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। किसी सिविल न्यायालय को सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के तहत किए गए कार्यों पर सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। धारा 23 प्रत्यायोजन। यह प्रावधान केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अपनी कुछ नीतियों और कृत्यों को किसी अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर सके। हालांकि इसमें दो महत्वपूर्ण अपवाद दिए गए हैं। धारा 3 सबटाइटल 3 के तहत किसी प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति इसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, और दूसरा है धारा 25 के तहत नियम बनाने की शक्ति, इसे भी प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। धारा 24 अन्य विधियों का प्रभाव। यह अधिनियम किसी अन्य अधिनियम के असंगत होने पर भी प्रभावी रहेगा। यदि कोई अपराध इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम दोनों के तहत दंडनीय है, तो अपराधी को अन्य अधिनियम के तहत ही दंडित किया जाएगा, इस अधिनियम के तहत नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धारा 25 नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक नियम बना सकती है। सरकार इन नियमों को राजपत्र में प्रकाशित करके लागू करेगी। किन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं? वे मानक जिनके अनुसार पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन धारा 7 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा। वह प्रक्रिया और उपाय जिनके द्वारा धारा 8 के तहत खतरनाक पदार्थों को ठीक किया जाएगा या नष्ट किया जाएगा। वे अधिकारी या संस्थाएं जिन्हें यह जानकारी दी जाएगी कि कोई प्रदूषक निर्धारित मानक से अधिक उत्सर्जित हो रहा है या उत्सर्जित हो सकता है, और जिन्हें 9(1) के तहत सहायता दी जाएगी। वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूने विश्लेषण के लिए धारा 11(1) के तहत किस तरह लिए जाएंगे। वह प्रारूप जिनमें कानून का विश्लेषण करवाने की जानकारी धारा 11(3) क के तहत दी जाएगी। पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कृत्य विश्लेषण या परीक्षण के लिए नमूने भेजने की प्रक्रिया, प्रयोगशाला रिपोर्ट का प्रारूप, रिपोर्ट के लिए निःशुल्क, और धारा 12(2) के तहत प्रयोगशालाओं को सक्षम बनाने के लिए अन्य पहलू। धारा 13 के तहत वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूने विश्लेषण के लिए नियुक्त सरकारी विश्लेषक की योग्यताएं। वह प्रक्रिया जिससे अपराध के मामले और केंद्रीय सरकार को शिकायत भेजने की जानकारी धारा 19 ख के तहत दी जाएगी। वह प्राधिकरण या अधिकारी जिन्हें धारा 20 के तहत रिपोर्ट, आंकड़े और अन्य जानकारी दी जाएगी। अन्य कोई विषय जो जरूरी हो या जिसे निर्धारित किया गया हो। धारा 26 नियमों को संसद के सामने प्रस्तुतिकरण। जब सरकार कोई नियम बनाती है तो उसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। यह नियम 30 दिनों के लिए संसद में पेश किया जाता है। यह 30 दिन एक ही सत्र में पूरे हो सकते हैं या कई सत्रों में पूरे किए जा सकते हैं। यदि संसद दोनों सदनों में सहमत होती है तो नियम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि संसद दोनों सदनों में सहमत होती है कि नियम में कोई बदलाव किया जाएगा तो वह नए रूप में लागू होगा। यदि संसद सहमत होती है कि यह नियम नहीं बनना चाहिए तो वह नियम रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर किसी नियम को हटाया जाता है तो पहले से किए गए कार्यों की वैधता पर इसका असर नहीं पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के दंड प्रावधानों में संशोधन।
सरकार ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन अधिनियम 2023 के एक भाग में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के दंड प्रावधानों में संशोधन किया है, ताकि जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए विश्वास आधारित शासन को और अधिक बढ़ाया जा सके और अपराधों को गैर अपराधी और तर्कसंगत बनाया जा सके। इसे 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी बनाया गया है। ईपीए में संशोधन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। दंड प्रावधानों को पूरी तरीके से गैर अपराधीकरण कर दिया गया है। दंड निर्धारित करने के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव है। तीसरा पॉइंट है, जुर्माने से एकत्रित धनराशि के समुचित उपयोग के साथ साथ वसूली के लिए निधि के सृजन एवं प्रबंधन का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन करने के लिए संशोधन अधिनियम 2021 जारी किया गया। इन संशोधनों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 जून 2021 को जारी किया था। प्रस्तावित परिवर्तन, इस धारा में कारावास के स्थान पर केवल जुर्माना भरने का प्रावधान है। कारावास के बदले प्रस्तावित जुर्माना वर्तमान में लगाए जाने वाले जुर्माने से 5 से लेकर 500 गुना अधिक है। अधिनियम के उल्लंघन के मामले में जुर्माना 5 लाख रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक हो सकता है। गंभीर उल्लंघन, जिसके कारण गंभीर चोट या जीवन की हानि होती है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधानों के साथ ईपीए अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत कवर किया जाएगा। कारावास की सजा को हटाना वायु अधिनियम और जल अधिनियम पर भी लागू होता है। एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करना जो पर्यावरण उल्लंघन के मामलों में दंड पर निर्णय लेगा, जैसे मांगे जाने पर सूचना न देना या रिपोर्ट प्रस्तुत न करना। जुर्माने के रूप में एकत्रित धनराशि पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी। तो हमारा ये एक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू।